नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति आज कटक स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का करेंगी उद्घाटन। त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक प्रचार मैदान में उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा के चुनावी दौरे पर। पीएम की आज राज्य में 2 चुनावी जनसभाएं। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में मुख्य अतिथि। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 एम्पावर समूह की 2 दिवसीय इंसेप्शन मीटिंग आज से आगरा में होगी शुरू। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना है आयोजन का उद्देश्य। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। मृतकों की संख्या 24,000 के पार। भारत ऑपरेशन दोस्त के जरिए कर रहा है मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय दल के अभियान को सराहा। कहा, तुर्की के लोगों के साथ खड़ा है भारत। और नागपुर टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए 7 विकेट खोकर 321 रन। टीम इंडिया के पास 144 रनों की बढ़त। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज कटक स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल भुवनेश्वर स्थित राजभवन में नए अभिषेक हॉल का उद्घाटन किया था। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। सबसे पहले त्रिपुरा की 60 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होना है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल राज्य में मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज त्रिपुरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली रैली धलाई जिले के अंबासा में होगी, जबकि दूसरी रैली गोमती में होगी। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं। गोमती से हमारे साथ धीरज जुड़े हुए हैं त्रिपुरा से, और कुमार आलोक भी हमारे साथ धलाई से जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत और उसी के साथ आप दोनों को सुप्रभात। और सबसे पहले शुरुआत कुमार आलोक आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आज चुनावी रैली में वो वहां से एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, साफ तौर पर जोश भरने का भी काम किया जाएगा। ऐसे में सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हुए, क्या इसकी तैयारियां नजर आ रही हैं और अब की बार कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जमीनी स्तर पर वहां पर प्रभावी नजर आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 5 साल के जो 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, और उसमें जो उनका जो मेन इशू है वो विकास का इशू है कि किस तरीके से उन्होंने पिछले 5 सालों में त्रिपुरा में विकास के कार्य किए हैं। चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेलवेज की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, इसके अलावा एजुकेशन की बात हो, या महिलाओं के उत्थान की बात हो, शिक्षा में मौलिक परिवर्तन की बात हो। तो इन सारे विषयों को लेकर बीजेपी यहाँ पर मैदान में है और लोगों से कह रही है कि जो हमने विकास किया है 5 साल का,
और उसमें हमें और मौका दीजिए अगले 5 साल के लिए कि इस विकास की गति को और आगे बढ़ाएं। वही विपक्षी दल खासकर लेफ्ट और कांग्रेस जो एक परंपरागत दोनों एनिमीज हुआ करते थे पॉलिटिकली यहाँ पर त्रिपुरा की राजनीति में, इस बार दोनों एक साथ हैं और एक साथ होने के बाद अब दोनों पार्टियां संयुक्त रूप से प्रचार तो कर रही हैं, लेकिन कार्यकर्ता जिन्होंने उत्पीड़न सहा है, चाहे वो लेफ्ट के कार्यकर्ता हो चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, और कार्यकर्ताओं में क्या तालमेल बैठा है कि नहीं बैठा है वो तो 16 तारीख का मतदान बताएगा। तीसरा जो फैक्टर है टिपरा मोथा जो नई पार्टी का गठन हुआ है, और हम जिस इलाके में हैं वो बिल्कुल ट्राइबल इलाका है, लेकिन अगर हम आबादी की बात करें तो कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में ट्राइबल और नॉन ट्राइबल 50-50 है। तो अब देखना होगा कि टिपरा मोथा कितना आदिवासियों के बीच, ट्राइबल के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसको वोट में तब्दील करने में कितना सफल होगी ये देखने वाली विषय होगी। रही बात, आज प्रधानमंत्री शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से अम्बासा, मैंने जैसा कि बताया कि ट्राइबल बहुल्य क्षेत्र है ये, और अम्बासा में प्रधानमंत्री की पहली रैली होगी, दूसरी रैली उदयपुर में होगी। लेकिन इस यहाँ की जो तैयारियों की हम अगर बात करें तो प्रशासनिक रूप से काफी सेंसिटिव ये इलाका है, और इस सेंसिटिव इलाके को देखते हुए पूरी तैयारी, खासकर अगर पार्लियामेंट्री फोर्सेस की बात करें या और जो प्रशासनिक तैयारियां होती है, प्रशासनिक जो एक तरह से लामबंद किया गया है यहाँ पर सुरक्षा के लिए, और जो आम जनता है यहाँ की, जो इस क्षेत्र की जो जनता है, उनमें बहुत सी अपेक्षाएं हैं कि प्रधानमंत्री आज आएंगे तो अगले 5 साल के विकास के लिए कौन सी घोषणाएं करते हैं, कौन सा रोड मैप देते हैं, ये देखने वाली विषय होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें अम्बासा जिले की, तो अम्बासा में एक तरह से मैं कहूँगी, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। हम जिस जगह पे रहने जा रहे हैं तो वहां भी हमें आई कार्ड दिखाना पड़ा कि सही में आप पत्रकार है कि नहीं है। तो इन चीजों को देखते हुए पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पूरी जितनी भी पार्टियां हैं पूरा जोर लगा रही हैं कि 16 तारीख के मतदान में ज्यादा से ज्यादा जो जनता है वो उनके पक्ष में मतदान कर सके। ठीक है कुमार आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। अब धीरज का रुख कर लेते हैं। धीरज, साफ तौर पर क्योंकि आज काफी महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में चुनावी बिगुल बज चुका है, और अगर हम बात करें तो विकास का जो मुद्दा है वो कितना प्रभावी उस क्षेत्र में नजर आ रहा है जहां पर आप हैं, और साफ तौर पर वहां के लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। लगभग 2:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री उदयपुर पहुंचेंगे और यहाँ जो सभा स्थल है उस सभा स्थल पे वो एक जो आम सभा है उसको संबोधित करेंगे। मैं आपको बता दूं कि गोमती जो है वो एक प्रसिद्ध स्थल है यहाँ का, और यहाँ के आसपास जो उदयपुर में माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, तो पर्यटन के लिहाज से ये स्थल बहुत ही मुफीद है और देश विदेश से लोग यहाँ तक आते हैं और माता त्रिपुरी का दर्शन करके जाते हैं। और जहाँ तक आज प्रधानमंत्री के रैली की बात है, प्रधानमंत्री जबकि जब वहाँ आएंगे तो यहाँ एक बात का जरूर वो जिक्र करेंगे कि देखिए कि बीते 5 साल में जबकि आपने हमें चुना, जबकि भारतीय जनता पार्टी को आपने मौका दिया, तो पूर्वोत्तर में कितना विकास हुआ। और खास करके अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर का विकास प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में से है। चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी की बात करो, प्रधानमंत्री जरूर इसका जिक्र करेंगे कि देखिए पहले गुवाहाटी तक जो रेलवे लाइन बिछी होती थी, आज त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश तक रेलवे लाइन है। अगर हम पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आज से 7-8 साल पहले तक यहाँ मात्र 9 एयरपोर्ट हुआ करते थे। आज अभी यहाँ हमने 7 नए एयरपोर्ट दिए हैं, कुल 16 एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में बन चुके हैं, और जो उड़ानों की जो संख्या है वो दुगुनी हो चुकी है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इसका वो जरूर जिक्र होगा कि देखिए पहले जो राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की क्या स्थिति थी, आज खास करके अगर हम नॉर्थ ईस्ट के इलाकों की बात करें जी, और अब देखिए कि नॉर्थ ईस्ट में कैसे लगभग 13,000 किलोमीटर की जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो लाइन है वो बिछ चुका है। अगर हम पर्यटन के टूरिस्ट के लिहाज से ही अगर हम बात करें तो ये जो इलाका है, ये जो त्रिपुरा का जो क्षेत्र है, ये लगता था कि शेष दुनिया से ये कटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। जबकि पर्यटन के लिहाज से ये स्थल कितना मुफीद है, कितना सुंदर है। तो कैसे यहाँ का टूरिज्म बढ़े, और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जैसा कि इस बार उन्होंने बजट में भी कहा कि इस बार हम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और देश के 50 ऐसे स्थलों का भी हम चयन करेंगे जो कि टूरिज्म के लिहाज से मुफीद हो। सीधा उनका इशारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ था कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही अच्छे स्थल हैं, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण वहाँ लोग पहुँच नहीं पाते। बिल्कुल, और ये देखा भी गया है क्योंकि मुख्य धारा से जब जोड़ा गया है धीरज, तो साफ तौर पर जो कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो विकास का ढांचा है उसको और ज्यादा मजबूती मिली है, और लोगों को
जो सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की ये जो कार्यप्रणाली है उसको दर्शाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक आपका और धीरज आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जल्दी करो यार प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीए में। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 एम्पावर समूह की 2 दिवसीय इंसेप्शन मीटिंग आज आगरा में शुरू होगी। बैठक का विषय महिलाओं को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना, डिजिटल स्किलिंग और फ्यूचर स्किल्स की भूमिका है। महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी आज उद्घाटन सत्र में शामिल होंगी। G20 एम्पावर 2023 का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता की ओर तेजी से बदलाव और कार्यबल में महिलाओं को अधिक से अधिक शामिल करने के लिए चुनौतियों को अवसरों में बदलना है। आयोजन के दौरान विभिन्न राज्यों की महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों, महिला कारीगरों और शिल्पकारों के काम को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और बस्तर जिलों में जाएंगे। इस दौरान नड्डा लोकसभा कोर कमेटी की बैठक करेंगे और जगदलपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान नड्डा सांगठनिक बैठक करने के लिए उसके साथ ही कई अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा अपने दौरे की शुरुआत जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ करेंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद डिमरापाल में केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा करेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इसमें कई बेहतरीन एसेज हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। किस तरह की है ये पुस्तक और इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने ICHR के चेयरमैन प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर से। देखिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है।
लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के अंदर इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का जिक्र किया। इस पुस्तक पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के चेयरमैन डॉक्टर रघुविंदर तंवर साहब। सर, किस तरह की ये पुस्तक है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस पुस्तक का अपने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, देश के एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मन की बात में जो जिक्र किया है, वो ICHR के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इस पुस्तक का जो मूल योगदान वो ये है कि हिस्टोरिकल नैरेटिव को करेक्ट करने की, ठीक करने की जो मूल कथा है, इतिहास की मूल कथा जिसे हम कहते हैं, उसमें जो गैप्स हैं, कमियां हैं, उसको सुधारने का ये प्रयास है। प्रधानमंत्री जी तो बहुत समय से ये कह रहे हैं कि बहुत एक दुर्भाग्य है, विडंबना है इस देश के साथ, एक कितने प्राचीन देश के साथ, कि 200 साल के राज में अंग्रेज़ों ने यहाँ के नैरेटिव को, यहाँ के ऐतिहासिक नैरेटिव को बिल्कुल परिवर्तित किया। इस देश को अपनी जड़ों से काट दिया गया, इस देश को भुला दिया गया कि वो एक 10,000 साल प्राचीन परंपरा है। इस परंपरा के रूप में हम हमारी संस्कृति भूल गए, हम अपनी स्पिरिचुअलिज्म से डिस्कनेक्ट हो गया और विश्व के सामने भारत का वो रूप रखा गया जो कि असली रूप नहीं था। तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये जो पुस्तक है, इसने एक ऐसा इसका ये प्रयास है, 30 लेखक जो हमारे इतिहास अनुसंधान परिषद के साथ जुड़े हैं, उन्होंने दुनिया को ये बताने का प्रयास किया है कि हम लोग एक 10,000 साल प्राचीन विचित्र सभ्यता है, हमारी बहुत सी विभिन्नताएं हैं, और परंतु एक इनेट इक्वालिटी, एक इनेट यूनिटी है, एक अंदर से गहरी, एक बहुत गहरी जड़ों से हम लोग जुड़े हुए हैं। और 10,000 साल पूर्व की जो सभ्यता है, भारत एक, अगर आप देखें, एक शुरूबंदो कहा करते थे कि भारत हिमालय से लेकर समुद्र तक एक सभ्यता है। हम एक सभ्यता पूर्ण देश हैं। हम एक पॉलिटिकल यूनिटी तो है, बट उससे अधिक ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सिविलाइजेशनल नेशन है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, जो इस पुस्तक का मूल शीर्षक है, लोकतंत्र के अलग अलग रूप हैं। विडंबना देखिए आप, जो दुनिया के सबसे बड़ी तानाशाही ताकतें हैं वो अपने आप को लोकतंत्र कहती हैं। जो दुनिया की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है, जो लोकतंत्र के संबंध में, उसके बारे में कुछ लोग कहना शुरू कर दिया कि इस देश में तो लोकतंत्र खतरे में है। मुझे कई बार आश्चर्य इस बात से होता है, जैसे प्रधानमंत्री जी बार बार यही कहते हैं कि लोकतंत्र तो हमारी नसों में है, हमारे खून में है। लोकतंत्र कोई हमें थोपा नहीं गया है, ये तो हमारी 10,000 साल की प्राचीन परंपरा है। हम लोग इवॉल्व हुए हैं, एक बड़े वृक्ष के समान लोकतंत्र यहाँ पना फूलपा है। इस प्रकार से इस पुस्तक ने इन बातों को उठाया है। लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है वो कंसेंसस है, यानी एकता, समानता, सब लोगों के मत बने, एक मत बने। भारत की सभ्यता में हमें वर्णन आज से 5-6 हजार साल पूर्व इन चीज़ों का मिलता है। ऋग्वेदिक, अनेक वैदिक लिटरेचर में, अनेक वैदिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से सभाएं थी, समितियां थी। आज भी हमारे ऐसे गांव हैं जो 2-2 हजार साल प्राचीन गांव हैं, जहां सबसे बड़ी बात सहमति है, कंसेंसस बिल्डिंग है, जिसको हम पंचायती सिस्टम कहते हैं। हमारी खापें हैं, हमारे कबीले, हमारे ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं। सारी दुनिया जानती है कि भारत की जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो इस बात पर डिपेंड करती थी। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन श्रीलंका की यात्रा पर हैं। मुरुगन आज भारत सरकार के अनुदान से निर्मित जाफना सांस्कृतिक केंद्र को श्रीलंका के लोगों को समर्पित करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2015 में इस केंद्र का शिलान्यास किया था। डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पड़ोसी पहले की नीति के आधार पर श्रीलंका में जाफना सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। We are going to dedicate this fully funded by our government of India, and we constructed and we hand over to the people of the Jaffna. So this is the one program, is an historical program is going to happen. Apart from that, after the war, the government of India here they took infrastructure projects
like you can say humanitarian in ground, and because of our Prime Minister's first neighborhood policy. केंद्र प्रायोजित आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा के किसानों की तकदीर बदल दी है। अब गढ़वा के किसान वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके उपज और आमदनी तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ नई फसलें भी उगा रहे हैं। देखिए झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा से हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा की, जहां केंद्र प्रायोजित आकांक्षी जिला कार्यक्रम का असर खेत खलियानों तक नजर आता है। जिले के मेराल प्रखंड के किसान 2 वर्ष से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जिससे यहां के किसानों के आर्थिक हालात दिनों दिन सुधरते जा रहे हैं। सबसे किसान के आगे बढ़ावे के तौर तरीका के विषय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर तरह के सुविधा, हर तरह के व्यवस्था दे थी, जेकरा चलते आज किसान बहुत खुश बनन और एकरा चलते जेबा हम मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद देवत ही। इस नई सोच के पीछे गढ़वा कृषि विज्ञान केंद्र की बड़ी भूमिका रही है, जिसके सहयोग और प्रोत्साहन से वहां के किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती में हाथ आजमाया, जो उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। जिले के कृषि विभाग के पद अधिकारी का कहना है कि किसानों के लिए विभाग के दरवाजे हमेशा खुले हैं और किसानों को हर तरह से सहयोग किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है और 3 सालों से की जा रही है। उनके आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और सभी भाइयों से अनुरोध है कि वो लोग जो है अपना फसलों का अच्छा से अच्छा उत्पादन करके और कृषि के क्षेत्र में लोग क्रांतिकारी परिवर्तन करके अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाएं गढ़वा के किसानों के लिए बेहद मददगार साबित हो रही हैं। जिला के उपायुक्त रमेश घोलप का कहना है कि किसानों को सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ दिया जा रहा है, ताकि वह उत्पादन बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। केंद्र और राज्य सरकार की कई सारी जो कृषि से संबंधित योजनाएं हैं, उसका लाभ लेके किसान अच्छी तरीके से खेती गढ़वा जिले में कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि कृषि विज्ञान केंद्र हो, आत्मा हो या कृषि विभाग से समन्वय स्थापित करके किसान योजनाओं की जानकारी ले, तकनीकों की जानकारी ले और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करके अपने उत्पादन को बढ़ाएं। देश के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका है। केंद्र प्रायोजित आकांक्षी जिला कार्यक्रम अन्नदाताओं को सशक्त बनाने में सहयोगी बन रहा है, जिससे खेती बाड़ी की ओर लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, या लौटते हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है। कल दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 7 विकेट खोकर 321 रन बना लिए। भारत के पास 144 रनों की बढ़त है और रविंद्र जडेजा के साथ अक्षर पटेल क्रीज पर हैं। वहीं इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार खेल दिखाते हुए अपना शतक पूरा किया। उन्होंने इस मैच में 171 गेंद में 100 रन पूरे किए। वहीं क्रीज पर मौजूद रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने अर्धशतक पूरा कर लिया है। और वहीं इससे पहले कल ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 177 रन बनाकर आउट हो गई थी। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हासिल किए, जबकि आर अश्विन ने 3 बल्लेबाजों को आउट किया। और आइए अब देखते हैं देश भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।